बच्चों गुप्त ऊष्मा, जैसे मैंने आपको बताया कि ठोस को हम क्या करते हैं, दर में बदलते हैं। जैसे बर्फ़ थी, बर्फ़ को हमने पिघलाया, ताप दिया, ताप देने से वो बदल गई किस में, पानी में बदल गई। तो उसके लिए यानी अवस्था परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं हमें एक विशेष ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एक ऐसी ऊष्मा जिसने क्या किया, पदार्थ की अवस्था को बदला, पदार्थ की अवस्था को बदला, यानी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसे हम कहते हैं बच्चों गुप्त ऊष्मा। गुप्त इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें उस दौरान पता नहीं चलता कि कहाँ ऊष्मा है, वो बर्फ़ से कहाँ हो गई, ठोस में, सॉरी ठोस से कहाँ चली गई, वो द्रव में चली गई, दिखती नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। तो बच्चों किसी पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बिना, अच्छा खास बात ये भी है, तापक्रम परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल अवस्था परिवर्तन करना है, यानी पदार्थ की अवस्था बदलनी है, तो ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो बिना इसके अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी अवस्था परिवर्तन करना है और तापक्रम को नियत रखना है। तो उस केस में जो पदार्थ की वो ऊष्मा जो ये कर रही है उसे हम कहते हैं पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। बच्चों इसका सूत्र होता है Q बराबर ml, मैं इसको याद रखता हूँ मल। मल, मल का मतलब है यहाँ पर गुप्त ऊष्मा, मल गुप्त, समझ जाइए आप, ये एक ट्रिक है याद करने की। तो m क्या है, द्रव्यमान है, पदार्थ का ताप परिवर्तन कर रहे हैं। L क्या है, L यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का एक सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, L लेटेंट हीट, ठीक है। और Q क्या है, Q है आवश्यक ऊष्मा है। सूत्र क्या बनेगा, L बराबर Q अपॉन M। यदि M यहाँ क्वांटिटी वो 1 है, 1 kg मान लीजिए, ग्राम मान लीजिए, आपकी जो भी मर्जी है, kg या ग्राम आप जो भी मानना चाहें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बना देंगे। तो क्या बचेगा, L बराबर Q बचेगा। तो परिभाषा क्या बनेगी कि किसी एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान क्योंकि आपने m का मान 1 लिए, पदार्थ का ताप को नियत रखना, ये आप इसमें खास बात, अवस्था परिवर्तन लेकिन ताप नियत को नियत रखकर उसके अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बच्चों गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ताप को नियत रखते हुए इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। सूत्र क्या बच्चों, L बराबर Q अपॉन M। जैसे मैंने कहा मल गुप्त होता है तो L Q बराबर हो गया मल, ये लीजिए, यहाँ से L का मान निकाल दीजिए, L बराबर हो गया Q अपॉन M। मात्रक बनाए इसका, मात्रक देखिए, Q का मात्रक कैलोरी, M अगर मैं ग्राम में लेता हूँ तो ग्राम ग्राम जाएगा ऊपर, तो ग्राम इनवर्स 1 -1 घात ऊपर चलेगी ना, या जूल के रूप में लीजिए, जूल, Q का हमने लिया जूल और M का होगा किलोग्राम इनवर्स 1। विमा इसके बनाते हैं तो जूल की होती है M1 L2 T-2 और बट्टा में M1 1 आएगा तो M से M कट जाएगा तो M0 L2 T-2 होती है। साथ में बच्चों मैं आपको यहाँ एक और जानकारी दे देता हूँ, डिफेंस जो एग्ज़ाम होती हैं उस एग्ज़ाम में कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। जैसे आप देख लो, कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है ना, इसके अलावा कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण इनकी भी विमा समान होती हैं, ठीक है ना। संवेग आवेग, यानी ऐसे जोड़े जिनकी विमा क्या होती हैं, समान होती हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन कम से एग्जाम में आते हैं कि जैसे कार्य का पूछते हैं, कार्य व ऊर्जा की विमा निम्न में से किसके समान होती है, ऑप्शन में दे रखा है बल आघूर्ण, बिल्कुल बल आघूर्ण समान होती है। तो ऐसे ही गुप्त ऊष्मा की विमा गुरुत्व विभव, जो आप गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ोगे उसमें एक टॉपिक आएगा गुरुत्व विभव। कौन सा, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ठीक है ना। और उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें ये होता है Vg ग्रेविटेशन के लिए W अपॉन स्मॉल m, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि गुप्त ऊष्मा और गुरुत्वीय विभव की विमा समान होती है। ये प्रश्न डिफेंस एग्जाम में आया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में, कि गुरुत्वीय विभव की विमा निम्न में से किसके समान होती है, और ऑप्शन में आपको मिलेगा गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। तो गुप्त ऊष्मा और गुरुत्वीय विभव इन दोनों की विमा क्या होती है बच्चों, समान होती है, ध्यान रखना, विमा समान होती है। गुप्त ऊष्मा बच्चों पदार्थ अभिलक्षण होता है, ये बिल्कुल होता है पदार्थ के अंदर, क्योंकि अवस्था परिवर्तन अगर करवाना है नियत ताप पर तो आपको गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, तथा यह किस पर डिपेंड करती है बच्चों, दाब पर डिपेंड करती है, क्योंकि दाब की सहायता से क्या होता है, आगे अवस्था परिवर्तित होती है। बच्चों बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के प्रकार की, कि गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है।
गलन या संगलन, जैसे मैंने आपको बताया गलन होता है ठोस से द्रव्य और द्रव्य से वापस ठोस होता है संगलन। आपको पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि गुप्त ऊष्मा के बारे में हमें जानना है, LF। ठीक है, अब इसमें बात करें डेफिनेशन की। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताए थे कि इकाई द्रव्यमान के पदार्थ के ताप को नियत रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, अब चेंज क्या करना आपको, देखो गलन शब्द आ गया तो इसका मतलब ठोस पदार्थ होगा और उसको आपको बदलना है किस में, द्रव्य में। ठीक है, बस डेफिनेशन ये चेंज हो गया यहाँ पर कि एकांक द्रव्यमान के ठोस पदार्थ को ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए तापमान कैसा होना चाहिए, नियत ताप होना चाहिए। नियत ताप पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी तापमान को नियत रखते हुए इकाई द्रव्यमान के पदार्थ को, ठोस पदार्थ को हम ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये एक मोस्ट है, ये डिफेंस कम से एग्जाम में काम आएगा आपके, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे तो बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। दिमाग में फिट कर लीजिए, जैसे वो जल की विशिष्ट ऊष्मा थी ना S1 कैलोरी, आपको बताया था पिछले वीडियो में, वैसे आप इसको याद करना, ये मोस्ट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। कम से एग्जाम में अगर आपको फाइट करना है, डिफेंस लेवल के में ज़्यादा आते हैं, हालांकि उसमें भी आते हैं, आप आगे कम से एग्जाम किसी में भी जाओगे तो ये जो मात्रा है ये तो आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अब दूसरा आ गया, अब वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा। क्वथन शब्द आ गया, इसका मतलब अब द्रव्य और गैस, पहले क्या था ठोस से द्रव्य, अब क्या है द्रव्य से गैस, बस द्रव्य और गैस शब्द चेंज हो जाएंगे। उसमें था ठोस से द्रव्य, अब आएगा द्रव्य से गैस। तापमान नियत रखना है, क्या करना है, अवस्था परिवर्तन करना है, किसका करना है, इकाई द्रव्यमान की वस्तु का एकांक द्रव्यमान के द्रव्य पदार्थ को कौन सी अवस्था से, द्रव अवस्था से किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तापमान कितना, नियत तापमान, क्या करना है, क्या चाहिए आपको, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पानी के लिए वाष्पन गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम, इसे भी दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि डिफेंस एग्जाम न्यूमेरिकल्स में ये आपकी वैल्यूज काम आएगी। अपने कोर्स में तो है ही, साथ में ये कम से एग्जाम के हिसाब से भी क्या बच्चों मोस्ट है। ठीक है ना, ये वैल्यू आप दिमाग में फिट कर लीजिए। पानी के लिए वाष्पन गुप्त ऊष्मा कितनी है, 536 है, और पहले क्या थी, किसके लिए, बर्फ़ के लिए कितनी है, 80, और जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी आई थी, 1 कैलोरी। ठीक है, आगे उसका मात्रा अलग था। चलिए होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक विशेष बात है देखो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। भाई एक तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि बर्फ़ का टुकड़ा है बड़ा सा हमारे पास, उसे हम गर्म कर रहे हैं और हमने बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ को पकड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ठंडी है। ठीक है, लेकिन अब वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल गई, पानी बन गई, और पानी बनने के बाद में हम उसको और मतलब उस पात्र को हम और गर्म करते जा रहे हैं, तो उसकी भाप बननी शुरू हो जाएगी पानी की, और फिर आप बर्तन जो भाप बने वहाँ हाथ रखिए तो आपका हाथ जलने लग जाएगा, आप पीछे हाथ को डालोगे। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि विशेष वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि जब कोई पदार्थ द्रव्य से वाष्प में या जब उसका क्वथन हो रहा है तब उसके आयतन में क्या होती है बच्चों, वृद्धि अधिक होती है, वो अधिक स्पेस में रहता है, अतः आवश्यक ऊष्मा भी अधिक हो जाती है। यानी आयतन बढ़ने पर जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान भी क्या होता है, अधिक होता है। और जबकि ठोस द्रव्य के परिवर्तन में आयतन में वृद्धि क्या होती है बच्चों, नगण्य होती है, अतः आवश्यक ऊष्मा भी क्या होती है बच्चों, बहुत कम होती है। यानी द्रव्य से गैस अवस्था में परिवर्तन में होने पर जो आयतन में, भाई गैस का आयतन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। गैस अणु क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, ठोस पदार्थ एक सीमित भाग में होता है। ठीक है, और गैस में क्या होता है, आयतन अधिक होता है, तो इसलिए वहाँ जो उनकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन नियत ताप पर करवाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब ठोस द्रव्य की बात करते हैं तो वहाँ ठोस तुलना में गैस के क्या होता है, आयतन में कम होता है, तो वहाँ जो ऊष्मा है, कौन सी ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, वो भी क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए हमें इतनी जो वाष्पन गुप्त ऊष्मा है वो गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या होती है, अधिक होती है। और जब हम उसमें भाप के अंदर हाथ डालते हैं तो हमें थोड़ा क्या ज़्यादा ही गर्म महसूस होता है, और वो तीक्ष्ण भी हमें महसूस होती है। तो बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं उसमें ग्राफ की।
जो बातें हम लगातार पढ़ रहे हैं, अवस्था परिवर्तन को पढ़ा हमने, और अब हम पढ़ रहे हैं गलन की गुप्त उष्मा, तो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, उसमें ग्राफ कहते कैसे हैं, तो आप कहेंगे ताप और उष्मा ताप और उष्मा के मध्य खींचे गए ग्राफ को हम कहते हैं उष्मीय ग्राफ। कि हीटिंग को दिखाना है आपको वक्र के रूप में, तो कैसे दिखाएंगे। तो बच्चों हम पहले मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, और उस ठोस पदार्थ को हमने नियत दर पर ताप देते रहे। नियत मतलब फिक्स रूप से जितने हमें चाहिए, एक नियत मतलब नियत निश्चित अंतराल से आप कह सकते हैं, निश्चित अंतरालों में हमने ताप उसको दिया है। तो उस समय के साथ के मध्य ग्राफ को हम क्या कहेंगे, उसमें ग्राफ कहेंगे। चलो बच्चों उसको देखते हैं। ग्राफ आप देख रहे हो, ये यहाँ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है O से A, ये गलनांक पॉइंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है कोई पदार्थ तो उसे हम गलनांक कहते हैं। और पदार्थ उबलता कहाँ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसको हम कहते हैं क्वथनांक। दो बातें समझ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, गलनांक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, क्वथनांक है। ठीक है, अब पदार्थ जो है ना वो OA से शुरू होता है, और ये आपका टाइमिंग है T1 का। टाइमिंग क्या है, T1 का, किसका, OA का। फिर देखो आप A से B तक नियत दिखा रहा है आपको, नियत दिखा रहा है, ये टाइमिंग होगी T2। ओके, फिर इसके बाद B से C तक चले गए, ये टाइमिंग है T3। बीच का गैप इतना ही है जितना गैप ये है, जितने में तो करेक्शन नहीं है, थोड़ा सा आप इसको इधर कर लेना। ठीक है, गैप सेम रखना। फिर उसके बाद में C से D तक देखिए आप, फिर से क्या है, नियत है, और ये T4 है। ठीक है, अब O से A से B, B से C और C से D, ये 4 स्टेज हमें इसमें प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसमें आप देखिए जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो 3.33 × 10⁵ जूल पर kg। ये क्या बच्चों, ये आ गई गुप्त उष्मा, और 80 कैलोरी ना, और यहाँ पर कितनी है, 540 कैलोरी ग्रुप में है। 22.6 × 10⁵ जूल पर kg है। ये वाष्पन के लिए मान है। ठीक है, ये वाष्पन का मान है, और ये किसका है, ये गलन के लिए मान है। तो अब देखो इसमें जैसे ठोस अवस्था थी, कौन सी थी, बर्फ़ की। AB में क्या थी, बर्फ़ थी, और CD में वो क्या हो गई, जल में चली गई। ठीक है, और आगे बढ़ेगी तो ये किस में चली जाएगी, अगले स्टेप में यहाँ क्या आ जाएगी, ये गैसीय अवस्था में आ जाएगी, यानी भाप में आ जाएगी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होगी ना, ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी जल, और तीसरी यानी गैस यानी भाप। ठीक है, ये चित्र आप देख रहे हैं। अब इसी को मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जो देखते हैं। सबसे पहले भाग कौन सा था, OA भाग। ठीक है, OA भाग में केवल ठोस पदार्थ का तापक्रम समय के साथ हमने क्या किया, हमने तापमान देना शुरू किया। तापक्रम को क्या किया, परिवर्तित किया। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा हमने एक पात्र में डाल दिया, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कुछ समय तक बर्फ़ एज इट रहेगी, यानी कि अब ऐसा तो होता नहीं है डाला डालते तुरंत पानी बन गया, ऐसा नहीं होने वाला है, थोड़ा उसको टाइम लगेगा। तो ये वो स्टेप है जिसमें उसको टाइम लग रहा है। अब पहुँच गए A पर, तो AB भाग में ताप का मान क्या है, स्थिर रहेगा। इस ताप गलनांक पर ठोस द्रव्य में बच्चों क्या होता है, परिवर्तित होता है। गलनांक क्या होता है, जहाँ से पदार्थ पिघलना शुरू करता है। अब BC भाग में द्रव्य का तापक्रम फिर बढ़ता है, यानी वो उसने पिघलना शुरू कर दिया। अब हम उसको अगेन क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब CD भाग में आ गए, CD भाग में ताप का मान क्या होता है बच्चों, स्थिर रहता है। इस ताप क्वथनांक, अब क्वथनांक वाला पॉइंट आ गया, तो द्रव्य व वाष्प में परिवर्तन होता है। यानी जो AB भाग था उसमें पदार्थ बर्फ़ से जल में चेंज हो रहा था। अब CD भाग में क्या हो जाएगा, जल से गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और DE भाग में गैस का तापक्रम फिर बढ़ेगा, और फिर आगे वो भाप बनकर उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इसको समझाया। दोबारा देखिए इसको एक बार। जैसे AB भाग में तो हो गया ठोस परावस्था रूप। ठीक है, फिर CD भाग में क्या हो गया, द्रव परावस्था रूप हो गया। द्रव परावस्था मतलब अब ये गैस बनना शुरू हो गई है, और ये आगे जा रही है, गैस का तापक्रम बढ़ता जा रहा है, तापक्रम बढ़ेगा, तापक्रम। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से भाप बनकर आगे उड़ना शुरू कर देगी। अब इसमें बच्चों ये हो गया आपका गुप्त उष्मा के बारे में जानकारी। अब इस पर आधारित है न्यूमेरिकल, वो हम सोल्व कर लेते हैं। उदाहरण आपकी किताब का 11.4 का, बिल्कुल आसान से है, आप केवल समझिए इसको कि क्या क्या मात्राएं में दी हुई है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 0.15 kg हिम बर्फ को किसी पात्र में भरे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 0.30 kg जल में मिलाया जाता है। किसको किसमें मिलाया गया है, बर्फ को जल में मिलाया गया है। तो मिश्रण का परिणामी ताप 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, मिश्रण का जो मिक्स टेम्परेचर है वो कितना है, वो 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हिम के संगलन की उष्मा परिकलित कीजिए, जबकि
मैंने कहा था ना, पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको दी जाती हैं, लेकिन आपको पानी की तो याद भी करनी है। मैंने ये भी कहा था आपको 4186 जूल के रूप में, जूल किलोग्राम के रूप में। बिल्कुल आसान से जो मान हमें दिए गए वो लिख लीजिए आप। M1 का मान दिया हुआ है 0.15 kg, डेल्टा T1 है 6.7 माइनस 0, मिक्स टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हुआ, मिक्स टेम्परेचर कितना 6.7 है, लास्ट में कितना आएगा 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। M2 मान जल के लिए, बर्फ़ के हिम के लिए हो गया, ये जल के लिए 0.30 kg, डेल्टा T2 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। SW हमें दिया हुआ है। अब आगे सूत्र में, चलो कैसे करेंगे। मैंने कहा था अवस्था परिवर्तन जब होता है तो गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है ना। आप वीडियो में देखना, पहले वाले वीडियो में आपने देखा, मैंने सूत्र बनाकर दिखाया था आपको। तो एक तरफ तो जिसका परिवर्तन हुआ है उसके साथ रहेगी गुप्त ऊष्मा, और आगे परिवर्तन के बाद तो देखो M1 L1 प्लस M1 H जल डेल्टा T1 बराबर M2 H जल डेल्टा T2। आप इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा, पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने ये सूत्र बना कर दिखाया था। वहाँ मैंने M1 M2 माना था, S1 S2 माना था, और जब हमने अवस्था चेंज की थी तो एक में SW और SI MI MW, तो यहाँ MI MW को हमने दिखा दिया कि कौन सी अवस्था किस में है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है इस L1 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, पहले इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। साथ में जो S जल लिखा हुआ है वो कॉमन भी आ जाएगा, बट्टा, फिर ये M1 इसकी बट्टा में है, इसको हम नीचे ले जाएंगे, बट्टा में M1। अब जो मान हमारे पास हैं सवाल में वो सारे मान आप रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अब सारे मान रख दिए हमने, 0.30 गुणा 43.3 माइनस 0.15 गुणा 6.7 और गुणा 4186 बटा 0.15। इसको हम सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3.344 गुणा 10⁵ जूल पर kg। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सा है। अब देखो बच्चों, गुणा भाग हमें करने चाहिए, हमें अदर किसी की हेल्प के बिना ही हमें क्या करना है, गुणा भाग खुद करने हैं। क्योंकि जब हम गुणा भाग खुद करते हैं तो एग्जाम में जब वही सवाल आता है तो हम उस गुणा भाग को ईजी वे में कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अटकेंगे तभी सीखेंगे, अगर हम किसी गुणा भाग में अटकते हैं तो उसको आपको शर्माने की कोई बात नहीं है, उसको आपको सीखना चाहिए। क्योंकि वही स्टेप आपको दोबारा हमेशा याद आता है लॉन्ग टाइम तक कि आप यहाँ अटके थे और आपने इसको ऐसा सोल्व किया था आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों एक और है कि किसी ऊष्मामापी में भरे -12 डिग्री सेंटीग्रेड के 3 किलोग्राम हिम को वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा परिकलित कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है ये लीजिए, ये सवाल के अंदर ये सारे दिया गया है। हिम की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान, हिम के संघनन की गुप्त ऊष्मा का मान तथा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान। ठीक बच्चों, चलो करते हैं सवाल। हिम M1 का मान है, T1 का मान है, S1 का मान है, फिर ऐसे ये Li हो गया। फिर बच्चों जल H2 के लिए बात करते हैं, I का आइस भी लिख सकते हैं आप। I का मतलब क्या होता है, आइस, तो बर्फ़ के लिए ना, हिम के लिए तो I लगा दिया, SI Li। ऐसे इसमें आ जाइए L2 के लिए, जल H2 L2। अब इसको समझिए आप, कुल ऊष्मा बराबर बर्फ़ का तापमान प्लस हिम के गलन की गुप्त ऊष्मा प्लस जल का तापमान प्लस जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ प्लस फिर बर्फ़ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा प्लस जल बन गया बर्फ़ से तो जल का तापमान, फिर जल को भी वाष्प बनाना है तो उसके लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा। 2 स्टेप हो गई, दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। दोनों कंबाइन करके क्यू का मान हमें देखना है। अब देखो ये बन गया, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए M1 S1 ओके, फिर डेल्टा T1 को सोल्व करेंगे। डेल्टा T1 ताप में परिवर्तन 0 और -12, तो बाद में कितना हुआ 0, पहले कितना था -12, ये हो गया सोल्व। फिर प्लस M1 L1 ये आ गया सेम, फिर प्लस M2 S2 और डेल्टा T2, ये लीजिए डेल्टा T2 कहाँ तक पहुँच गया, 100 तक पहुँच गया, तो 100 - 0 हो गया, प्लस M1 L2 ये प्लस एक बार ये, ठीक है। फिर बच्चों देखो अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए आप। M1 का मान रख दिया, S1 21 हो गया, यहाँ से आ गया +12 गुणा में आएगा इसके साथ, ठीक है। फिर प्लस 3 L1 का मान आपको दिया हुआ ये लीजिए, फिर प्लस M1 3 S2 का मान हो गया, इसमें से आ गया 100, फिर प्लस M1 3 और ये आ गया L2 का मान, ठीक है। इसको मैं सोल्व किया, फर्स्ट मान ये हो गया और ये इसके सारे मान हमने गुणा भाग से प्राप्त कर लिए और लास्ट में इसको हमने ये लिख दिया 9.1 गुणा 10⁶ जूल, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार पदार्थ के तापमान को नियत रखकर अवस्था परिवर्तन किया जाता है और उसके लिए आवश्यक ऊष्मा जो है गुप्त ऊष्मा, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।
अब बच्चों हम ये देखेंगे कि जो ऊष्मा जो है इसको हम कितने प्रकार से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को दे सकते हैं, यानी हम पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण क्यों कितने प्रकार से होता है। अगर इस वीडियो में कहीं समस्या है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ आप उसको दोबारा सुनिए और फिर उसको दोबारा नोट्स को ध्यान से बनाते हुए उसको समझिए आप, ठीक है। और बच्चों ऊष्मा के स्थानांतरण को समझने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।